So we were discussing point number 7, because they concentrate on performance. यानी ये जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर हैं, इंस्ट्रूमेंटल लीडर की खुसूसियत क्या है? वो हमेशा परफॉर्मेंस पे फोकस ज्यादा करते हैं कि आप ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. यूजुअली हैव फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स. यानी ये जो ग्रुप्स के लीडर होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, उन वो चूंकि फकत और फकत अपने टास्क को ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए किस तरह के ताल्लुकात होते हैं अपने मेंबर्स के साथ? सेकेंडरी एंड फॉर्मल. फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटीज के बुनियाद पर, यानी उसूल होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनके मुताबिक यानी वो ताल्लुकात को ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने मेंबर्स के साथ. नंबर 8, these leaders give orders यानी ये फकत और फकत ऑर्डर देते हैं, and reward or punish people according to how much they contribute to group effort. यानी ये क्या किस चीज पर तवज्जो देते हैं? इनका एक तो परफॉर्मेंस पर होता है, और परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. रिवॉर्ड, अगर परफॉर्मेंस अच्छी आपके ग्रुप के मेंबर्स देते हैं तो आप उनको रिवॉर्ड देते हैं, और अगर आप जो है आपके मेंबर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते तो आप उनको पनिशमेंट भी देते हैं. तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट द इंस्ट्रूमेंटल लीडर get the performance improved from the group members. Point number 9, expressive leaders. Expressive leaders build more personal primary ties. यानी जो एक्सप्रेसिव किस्म के लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पर्सनल, यानी उनके पर्सनल जाती किस्म के ताल्लुकात होते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ. एंड प्राइमरी टाइज, प्राइमरी यानी वो आपको कहते हैं, मेंबर्स को कहते हैं कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी आप ज्यादा अहमियत रखते हैं हमारे लिए. काम जो है वो सेकेंडरी या सानवी हैसियत रखता है हमारे लिए, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम बाद की बात है. ये एक्सप्रेसिव लीडर कहते हैं. लेकिन इंस्ट्रूमेंटल लीडर क्या कहते हैं कि हमें पहले काम चाहिए फिर आप चाहिए. अच्छा, दे ऑफर सिंपैथी टू मेंबर्स गोइंग थ्रू टफ टाइम्स. यानी वो मेंबर जो मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं उनके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, हम उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं. कीप द ग्रुप यूनाइटेड, और अपनी एफर्ट्स से उनका जो ग्रुप होता है उनको यकजा करके रखते हैं, उनको यूनाइट करके रखते हैं. एंड लाइटन सीरियस मोमेंट्स विद ह्यूमर. लाइटन सीरियस मोमेंट्स विद ह्यूमर, यानी वो क्या करते हैं? वो जानते हैं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो टेंस हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, कोई चीज समझ में नहीं आती. फिर वो क्या करते हैं? उनके जो उनका जो यानी जिस मुश्किलात से वो गुजर रहे होते हैं उनको थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए मज़ाहिया अंदाज भी अख्तियार कर लेते हैं. तो इन सारी चीजों से आपको लग रहा होगा कि एक्सप्रेसिव लीडर कितना कंसर्न करते हैं अपने मेंबर्स के बारे में. नंबर 10, रोड पे क्लास करा रहे हो क्या? हॉर्न की आवाज आ रही है. ये कौन है? नगुमन कौन है? ये अपनी माइक बंद कर दें. अच्छा सॉरी सर, माइक बंद करो. अच्छा, नंबर 10, टिपिकली सक्सेसफुल instrumental leaders enjoy more respect from members and
expressive leaders generally receive more personal affection. यानी इन दोनों को बदले में क्या मिलता है? इंस्ट्रूमेंटल लीडर को क्या मिलता है, एक्सप्रेसिव लीडर को क्या मिलता है? चूंकि इंस्ट्रूमेंटल लीडर है ना, वो फकत काम पर तवज्जो देते हैं और फिर रिजल्ट भी देते हैं, नताइज देते हैं, तो नतीजतन क्या होता है? रिस्पेक्ट, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अपने मेंबर्स की तरफ से, क्योंकि जो जिस लीडर की अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। एक्सप्रेसिव लीडर्स रिसीव मोर पर्सनल अफेक्शन, यानी जो एक्सप्रेसिव लीडर्स हैं उनको अपने मेंबर्स की तरफ से पर्सनल अफेक्शन यानी एक मोहब्बत का एहसास जो है वो मिलता है अपने मेंबर्स की तरफ से। बेटा ये किस क्लास का स्टूडेंट है? एक तो नाम बच्चे जो अपना चेंज करके रखते हैं, ये मोरली गलत बात है, अखलाकन गलत बात है दूसरा नाम रखना। और ये दूसरा नाम बाज़-औक़ात मेरा ये ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन दूसरा नाम रखते ही इसलिए ताकि वो हरकतें कर सके। तो बेटा ये जो कोई भी है, मैं म्यूट कर देता हूँ, वो बार बार फिर खोल देता है माइक। सर आप रिमूव कर दें सर इनको। अच्छा, कहाँ से रिमूव करूँ? यहाँ से? हाँ ना सर, आप होस्ट हैं, आपको पता होगा, मतलब थोड़ा यहाँ वहाँ देखें ऑप्शन होगा सर। यहाँ पर ऑप्शन होगा बेसिकली, जो अपने नाम से ना आए ना सर, उनको आप रिमूव कर दें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब आते हैं लीडरशिप स्टाइल पर। बेटा ये तो लीडर के मिजाज हम पढ़ रहे थे कि एक इंस्ट्रूमेंटल लीडर होता है और एक जो है वो एक्सप्रेसिव लीडर होता है, उन दोनों के ये खुसूसियात होती हैं। लेकिन अब जो है हम लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस करते हैं, यानी तरीका, पैटर्न क्या होता है। टोटल 3 तरह के लीडर्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी लीडरशिप का पैटर्न पाया जाता है। नंबर 1, सोशियोलॉजिस्ट आल्सो डिस्क्राइब लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ इट्स डिसीजन मेकिंग स्टाइल। यानी अब पहले तो 2 तरीके हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेसिव लीडर और इंस्ट्रूमेंटल लीडर। उसमें हमने जनरली देखा कि इंस्ट्रूमेंटल लीडर जो है वो फकत काम चाहता है, काम पे ज्यादा तवज्जो होती है उसकी, और जो एक्सप्रेसिव लीडर होता है उसकी काम से ज्यादा काम करने वाला जो है उस पर ज्यादा तवज्जो होती है, पर्सन पर। लेकिन अब डिसीजन मेकिंग को अगर देखा जाए, यानी डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो बेटा इस एक नुक्ते की वजह से भी 3 किस्म के ग्रुप पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, अथॉरिटेरियन, यानी कुछ लीडर होते हैं जो अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं। अब अथॉरिटेरियन कौन होते हैं? फोकस ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न, यानी इनमें एक बात तो वो इंस्ट्रूमेंटल वाली बात हो गई कि वो काम पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी लेकिन दूसरी चीजें कौन सी हैं? जो पर्सनल चार्ज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप होते हैं ना, वो कभी भी ग्रुप से पूछते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ये क्या करते हैं कि डिसीजन अपने एक इंडिविजुअल हाथों में रखते हैं कि भाई जो मैं चाहूंगा वही आप लोगों को करना है, ठीक है ना बेटा। तो एक अकेला बंदा डिसीजन लेता है बाकी सारे ग्रुप के लिए, इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन। एंड डिमांड्स, और ये डिमांडिंग होता है, डिमांड करता है कि ग्रुप मेंबर्स ओबे ऑर्डर। वो कहते हैं कि आपने अनक्वेश्चनेबली मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है, मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये निशानियां हैं अथॉरिटेरियन लीडर की। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर को देखा जाए और पेरेंट्स को देखा जाए,
तो दोनों में यानी इस तरह के भी होते हैं, टीचर भी अथॉरिटेरियन नेचर के होते हैं और पेरेंट्स में भी ये पाए जाते हैं। तो बेटा कौन सी निशानी से आप पहचान देंगे टीचर्स को और कौन सी निशानी से पहचान लेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स को, ताकि हम फ्यूचर में जब पेरेंट बने तो हम इस तरह के ना बने? तो टीचर यानी जो मैंने कह दिया आपने इसको फॉलो करना है। क्यों करना है? इस क्यों का सवाल का यानी कि आपको आपका टीचर वो हक ही नहीं दे रहा, आपको आप जो चीज पूछ रहे हैं उसको आपको जवाब ही नहीं दे रहा, वो कहता है बस आपने सवाल करने की हिम्मत कैसे की? तो ये माइंडसेट रखने वाले जो टीचर हैं ये अथॉरिटेरियन टीचर होते हैं। यानी जो हमने कहा वही आपको मानना है, उससे अलग आपको सोचना भी नहीं है। तो ये माइंडसेट होता है अथॉरिटेरियन टीचर का। और जिस तरह से पेरेंट्स में भी ये चीज पाई जाती है, आप कोई चीज उनसे मांगते हैं या किसी चीज का तकाजा करते हैं तो वो उसी पे फॉर एग्जांपल अगर नो कर देते हैं, आप पूछते हैं हाँ भाई क्यों, तो वो कहता है मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया। अब क्यों का जवाब यू वो ये नहीं बताते कि बेटा देखिए इस चीज के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसीलिए मैंने मना कर दिया है। इससे क्या होता है कि बच्चा भी मुतमईन हो जाता है। लेकिन जो बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स होते हैं वो उस बच्चे की क्यों को ब्लॉक कर देते हैं और ये कह देते हैं कि मैंने कह दिया, मैंने कह दिया। ठीक है, तो ये अथॉरिटेरियन यानी कि पैटर्न होता है लीडरशिप का। अच्छा बेटा, नंबर 3, although this leadership style may win little affection from the group, a fast acting authoritarian leader is appreciated in Christ. अच्छा बेटा, अब इस अथॉरिटेरियन लीडरशिप के बारे में दो और चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यानी एक, उनको अपने ग्रुप की तरफ से लिटिल अफेक्शन यानी बहुत ही कम इज्जत मिलती है, बहुत ही कम मोहब्बत दे पाते हैं इस तरह के बच्चे अपने वालिदैन को, इस तरह के स्टूडेंट्स अपने टीचर को, यानी बहुत ही कम दे पाते हैं रिस्पेक्ट और मोहब्बत। लेकिन ये तो थी नेगेटिव चीज कि ग्रुप के मेंबर कम देते हैं। लेकिन एक चीज इसमें पॉजिटिव भी है, वो ये है फास्ट एक्टिंग अथॉरिटेरियन लीडर इज एप्रिशिएटेड इन क्राइसिस। यानी आपको इस लीडरशिप के खसलतें आपको पढ़नी है, समझनी है, और कभी कभी अगर मौका आ जाए, वक्त आ जाए, सिचुएशन इस तरह की बन जाए तो वहां पे अथॉरिटेरियन लीडर बनना ही जरूरी होता है। और वो कब होता है? क्राइसिस। जब क्राइसिस आ जाए फिर आपको ही पता होता है कि अब इस तूफान से कश्ती कैसे निकलेगी। अब उस तूफान में बैठकर आप जो है ना कश्ती में सवार मुसाफिरों से नहीं पूछते कि कश्ती को कैसे निकाला जाए। वहां पे आपको फिर अपनी ही बात मनवानी और अपनी ही बात खुद को माननी पड़ती है। तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन जो है अप्रिशिएट किया जाता है उसको, किसमें? क्राइसिस वाले वक्त में। अच्छा बेटा, पहला तो था अथॉरिटेरियन। अब जो दूसरा है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? इट इज मोर एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव यानी दूसरे जो ग्रुप मेंबर हैं उनको मौका देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव। एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, दूसरों को बोलने की आजादी देते हैं, मेकिंग अ पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग एवरीवन। अच्छा, इनमें बेटा ये ट्रेड पाया जाता है, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस यानी वो अपनी हर बात में सारे के सारे लोगों की पार्टिसिपेशन चाहता है। हाँ बेटा क्या करना चाहिए, हाँ बेटा क्या करना चाहिए, हाँ बेटा क्या करना चाहिए, सारे बच्चों से पूछकर फिर कोई डिसीजन लेते हैं उनकी राय को मद्देनजर रखकर। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। तो बेटा जो पेरेंट्स डेमोक्रेटिक होते हैं, बच्चे वो बच्चों के फ्रेंड भी होते हैं, बच्चों की बात मानते हैं, तो फिर वो बच्चे भी उनकी बात मानते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स जो शिकायत करते हैं ना कि भाई हमारे बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं है,
आप अपने आसपास में देखें, इस तरह के पेरेंट्स होंगे जो कहते हैं हमारी बात बच्चे मानते ही नहीं है। तो आप उनकी शख्सियत को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको उनकी शख्सियत में अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों की बात नहीं मानी थी। बच्चों के दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अदब का एलिमेंट नहीं है, इस वजह से बच्चे भी नहीं कर रहे। जो टीचर कहे ना कि भाई बच्चे मेरी बात नहीं मानते और बच्चे जो है वो मनमानी करते हैं, तो आप देखिएगा उस टीचर के पर्सनालिटी के अंदर अथॉरिटेरियन यानी बंदा बैठा होगा, क्योंकि वो भी इस तरह सा बिहेवियर शो करता है जिस वजह से बच्चे उनसे बागी बन जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट सक्सेसफुल पेरेंट्स और टीचर होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो बोलें, अपनी राय का इजहार करें और उनको इंक्लूड करते हैं। हर डिसीजन उनसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लेते। नंबर 5, अल्दो लेस सक्सेसफुल इन क्राइसिस सिचुएशन। यानी डेमोक्रेटिक की एक नेगेटिव बात फकत ये है कि जब क्राइसिस आ जाए तो वहां तब के लिए ये ग्रुप जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्राइसिस में फैसले आपको करने पड़ते हैं। उस वक्त टाइम नहीं होता हर बंदे की बात सुनने और हर बंदे की राय का एहतराम करने का, उस वक्त टाइम नहीं होता। तो उस वक्त के लिए ये जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है। व्हेन देयर इज लिटिल टाइम फॉर डिस्कशन, यानी बातचीत का वक्त ही नहीं है, बातचीत का वक्त ही नहीं है। डेमोक्रेटिक लीडर्स जनरली ड्रॉ ऑन द आइडियाज ऑफ ऑल मेंबर। यानी डेमोक्रेटिक लीडर क्या करते हैं, सारे लोगों के आइडियाज पूछते हैं, फिर अपना फैसला यानी डेवलप क्रिएटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। जब वो सारे मेंबर से अपनी अपनी राय पूछते हैं तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट किस्म की होती हैं और उससे उनके मसले भी हल हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, और वो है लेजिस्लेटिव लीडरशिप। अच्छा बेटा, पहला हमने पढ़ा अथॉरिटेरियन, दूसरा हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव स्टाइल। बेटा अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक तो सही भी है, लेकिन डेमोक्रेटिक से भी कुछ कदम आगे बढ़कर ये जो लेजिस्लेटिव स्टाइल है ये बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट स्टाइल है, टीचर के लिए भी और पेरेंट के लिए भी। लेजिस्लेटिव की मीनिंग क्या होती है, इट अलाउज द ग्रुप टू फंक्शन मोर और लेस ऑन इट्स ओन। यानी लेजिस्लेटिव लीडर जो होता है ना, वो अपने ग्रुप को फ्री छोड़ता है, उनको इंडिपेंडेंट देता है, उनको गुलाम करके अपने साथ बांध के नहीं रखता। वो उनको यानी रस्सी निकाल देता है उनसे, हाँ भाई जाओ, यानी जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, छोटी छोटी चीज मुझसे पूछकर मत करो कि मुझे जिंदगी कैसी गुजारनी है, आप अपने आप से पूछो और फिर आप अपने लो, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह के टीचर, इस तरह के पेरेंट्स लेजिस्लेटिव लीडर कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल टीचर है, वो अगर आपको बताए हाँ भाई फला टॉपिक पे असाइनमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है, यानी वो आपको स्पून फीडिंग कर रहा होता है। इस तरह के टीचर के पास आप यानी ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी चीजें सिखा पाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको आजादी दी जाती है, भाई कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड करना है, पैटर्न क्या करेंगे आप वो आपने डिपेंड करना है, कितना लिखना है आप पे है। यानी जो आपको आजादी दे, आपको क्रिएटिविटी का आपको अपॉर्चुनिटी दे, क्रिएटिविटी को डेवलप करने की आपको अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। और अगर पेरेंट्स में देखा जाए तो यानी वो बच्चे जो अपने वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यानी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रखते, ना ही उनको गाइड करते, ना ही उनको यानी कि कमांड करते रहते हर वक्त, बल्कि बच्चे को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ा आज़ादी दी जाती है कि भाई जो बच्चे के दिल में है, जो बच्चे के माइंड में है, बच्चे को उस हिसाब से आगे बढ़ने दो। ऐसे पेरेंट्स को कहा जाता है लेजिस्लेटिव लीडरशिप। अच्छा, लेजिस्लेटिव इन फ्रेंच। अच्छा बेटा ये फ्रांस का फ्रेंच जबान का लफ्ज है लेजिस्लेटिव। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है लेट इट अलोन, यानी सामने वाले बंदे को अकेला छोड़ दो।
वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो करना चाहता है करे, इसको हम कहेंगे लेज़र-फेयर। नंबर 7, दिस स्टाइल इज टिपिकली द लीस्ट इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग ग्रुप गोल्स। यानी इसकी एक ही फकत थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस स्टाइल की वजह से आप यानी हर किसी को अकेला छोड़ देते हैं, फिर जो ग्रुप का एक कंबाइंड टास्क होता है फिर वो अचीव नहीं हो पाता, ठीक है ना। बाकी इंडिविजुअल है तो उस यानी इंडिविजुअली यानी ये बहुत अच्छा होता है, और क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज जो वो बच्चों को मिलते हैं या मेंबर्स को मिलते हैं। अच्छा बेटा, अब एक और कंसेप्ट आया है ग्रुप कंफर्मिटी। यानी ग्रुप के अंदर एक और डायनेमिक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कंफर्मिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्मिटी? कंफर्म बेटा, ये वो कंफर्म नहीं है, FOR है, कंफर्म, कंफर्मिटी, कंफर्म। अच्छा, कंफर्मिटी की मीनिंग है टू गो अलोंग द ग्रुप। यानी आप जो है ग्रुप के हिसाब से चलते हैं, जैसे आपका ग्रुप मेजॉरिटी में जा रहा है आप उसके मुताबिक करते हैं। इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है टू फिट इन द ग्रुप। टू फिट इन द ग्रुप यानी ग्रुप के मुताबिक, मुताबिकत रख, अपने अंदर में मुताबिकत पैदा करना ग्रुप के लिए। यानी जिस तरह से ग्रुप चल रहा है, जा रहा है, आप जो है बिल्कुल उस तरह अपने आप को ढालते हैं, इसको कहते हैं कंफर्मिटी। इसके लिए एक दो मैं आपको अच्छा बेटा, कंफर्मिटी से रिलेटेड मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आप क्लास में जाते हैं, आप क्लास में जाते हैं और नॉर्मली क्या होता है, आपका टीचर बोर्ड की तरफ खड़ा होता है और जो बच्चे बैठे होते हैं उन 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 बच्चों की चेयर का जो यानी डायरेक्शन है वो बोर्ड की तरफ होती है। आप सारे बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं क्लास में, उस दिन आप देखते हैं कि सारी चेयर्स की जो डायरेक्शन है यानी वो बोर्ड के उल्टी तरफ है। बोर्ड के पास टीचर खड़ा है लेकिन बच्चे सारे चेयर्स उल्टी करके, पीठ जो है वो बोर्ड की तरफ करके इस तरह सारी सेटिंग में बैठे हैं। अब आप क्लास में जाते हैं और आप जिस चेयर पे यानी बैठते हैं वो एक चेयर खाली पड़ी है लेकिन उसका फेस, उसकी डायरेक्शन बोर्ड की तरफ है। अब आप क्या करेंगे? आप बोर्ड की तरफ जिस चेयर की डायरेक्शन है आप उस पर वैसे ही बैठ जाएंगे, या जिस तरह से दूसरे बच्चे बैठे हैं, सारी क्लास बैठी है, उस तरह से चेयर को उल्टा बनाकर फिर आप उसमें बैठेंगे? तो बेटा मोर ऑफनली आपका जवाब जो वो ऐसा ही होता है कि भाई जिस तरह से दूसरे बच्चे बैठे हैं मैं भी अपने चेयर को घुमाकर उस तरह से बैठूंगा। क्यों? क्योंकि यू वांट टू बी लाइक अदर्स। अच्छा दूसरा मिसाल, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि सारे जो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, फीमेल होती हैं, वो थोड़ा ड्रेसिंग को लेकर थोड़ी सी ज्यादा हसास होती हैं। तो अगर वो किसी वेडिंग सेरेमनी के फंक्शन में जाती हैं, वहां पे पहुंचकर वो देखती हैं कि भाई जो सारी खवातीन हैं उनके नए कपड़े, मेरा जो है वो थोड़ा पुरानी डिजाइन वाला है, तो वहां पे वो थोड़ा awkward फील करेगी। क्यों फील करेगी? क्योंकि वो कंफर्मिटी नहीं कर रही, वो ग्रुप के मुताबिक नहीं है, वो थोड़ा हटकर है। तो यानी कोई भी बंदा अपने आप को यानी कि थोड़ा पीछे दूसरे लोगों से नहीं देखना चाहता, दूसरे लोगों की तरह दिखना चाहता, तो उस वक्त वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो बेटा इस अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से आप चाहते हैं कि आप भी दूसरे लोगों की तरह दिखें।
तीसरी मिसाल, अभी आप देखें यूनिवर्सिटी में आप सारे बच्चे आते हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल विंटर की जो है वेकेशन, वो सॉरी विंटर की जो है वो यानी वो सीजन शुरू हो चुका है, जिसको हम कहते हैं ना सर्दी, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अभी पहला दिन है, आप जा रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रही भाई मैं स्वेटर पहन के जाऊं या नहीं पहन के जाऊं। आप कहते हैं चलो यार पहन के जाता हूँ। अब आप पहन के जाते हैं, अब क्लास में पहुंचते हैं तो सारे बच्चे बगैर स्वेटर के बैठे, एक आप हैं जिसने आप स्वेटर पहना हुआ है। अब आप कैसा फील करेंगे? आपका जवाब यही है कि आप अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं किसी एक ने भी स्वेटर नहीं पहना हुआ। आप थोड़ा यानी डिस्कम्फर्ट फील करेंगे कि एक मैं ही था जिसको ज्यादा सर्दी लग रही थी, यहाँ पे तो किसी ने भी नहीं स्वेटर नहीं पहना हुआ। तो बेटा जब कभी आप ग्रुप से थोड़ा हटकर होते हैं, डिविएंट होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, आप यानी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस अनकंफर्टेबल को अवॉइड करने के लिए आप भी क्या करते हैं कि आप भी ग्रुप की तरह ही दिखना चाहते हैं। इसको इसको कहते हैं कंफर्मिटी। अच्छा, नंबर 1, ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर। अब आपने देखा, इसकी माना है कि जो ग्रुप होता है वो अपने जो मेंबर होता है मेंबर्स पर असर करता है। ग्रुप, आपकी क्लास ने आप एक बंदे के बिहेवियर पर असर किया, क्योंकि अब वो सारे लोग स्वेटर नहीं पहने बैठे थे, लेकिन आपके पास आप स्वेटर पहन के आए थे। अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने पहनकर गलत किया? क्योंकि क्लास में किसी ने नहीं पहना है, तो पूरे क्लास के ग्रुप ने आप एक पर असर कर दिया। ऑफन प्रोमोटिंग कंफर्मिटी, यानी कंफर्मिटी पैदा होती है इसकी वजह से। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? 2 लफ्जों में मीनिंग है। फिटिंग, अपने आप को फिट करना, इन ग्रुप के अंदर, यानी अपने आप को ग्रुप के अंदर फिट करना। किसी भी पहलू में आप ग्रुप से डिफरेंट दिखने नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोवाइड्स अ सिक्योर फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग, यानी ये जो कंफर्मिटी है, कंफर्मिटी की वजह से आपको क्या मिलती है? सिक्योर्ड फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग, यानी आपको महसूस होता है कि यू बिलोंग टू द ग्रुप, यू आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आप सिक्योर फील करते हैं। बट एट द एक्सट्रीम, लेकिन दूसरी तरफ ग्रुप प्रेशर कैन बी अनप्लीजेंट एंड इवन डेंजरस, यानी ये जो ग्रुप प्रेशर है, आप आपके ऊपर ग्रुप का प्रेशर होता है ना, इसीलिए आप भी ग्रुप की तरह ही बिहेव करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप का प्रेशर है कभी कभी बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट यानी अनडिजायरेबल किस्म का होता है, अच्छा नहीं होता, वो बुरा असरात होता है उस ग्रुप के असरा यानी कि इन्फ्लुएंस, एंड कभी कभी वो खतरनाक भी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रेसिंग का भी मैंने आपको बताया। आपको एक बात बताऊं कि आपने ये देखा है ना, जब शादियां होती हैं तो हमारी जो बहनें बेटियां हैं कितने यानी कपड़े लेती हैं। मेहंदी के लिए अलग जोड़ा, मायों के लिए अलग जोड़ा, फलां फंक्शन है उसके लिए अलग जोड़ा, जो है रुखसती है उसके लिए अलग जोड़ा, 4-5 सूट तो लाजमन चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा ये क्यों चाहिए? क्यों हर किसी का ज्यादा रुख होता है कि मुझे चाहिए? क्योंकि उसके आसपास जितनी भी खवातीन हैं वो सब भी उतने सूट उन्होंने भी ले रखे होते हैं। चूंकि आपकी जो बच्ची है, बेटी है, वो भी उनकी तरह ही दिखना चाहती है, उनसे जरा कम या उनसे जरा डिफरेंट नहीं दिखना चाहती। इसी वजह से वो भी इस ड्रेसिंग पर ज्यादा फोकस रहती है कि नहीं मुझे भी इतने ही चाहिए। दूसरा, अच्छा ये प्रेशर, अब आप देखिए कभी कभी पैसे तो होते हैं वालिदैन के पास, लेकिन उन वालिदैन का क्या बनेगा फिर जिनके पास यानी घर के किराए के पैसे नहीं होते? अब वो किस तरह से फिर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यानी इस तरह से पैसे दे पाएंगे? ठीक है, और वो बेचारियां फिर प्रेशर में आ जाएंगी, भाई फलां सहेली है मेरी, फलां रिश्तेदार है, कजिन है, उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो कंफर्मिटी का ये नुकसान होता है जब यानी हम सारे दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, ये चाहत रखते हैं। इसका जो दूसरा यानी कि नेगेटिव पॉइंट है, दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपने देखा है
डाउरी जिसको हम कहते हैं जहेज। बेटा जहेज के पीछे भी ये कंफर्मिटी यानी ग्रुप प्रेशर, लोगों का प्रेशर, ये कंफर्मिटी का एलिमेंट चल रहा है डाउरी के पीछे भी, जहेज। क्यों भाई आप लोग इतना क्यों देते हो, यानी लाखों रुपए का फला चीज ये वो, मेहमानों को इतना खाना खिलाना है, फिर ये चीजें गिफ्ट में देनी है, इतना प्रेशर, यानी सादगी होती नहीं है हमारी शादियों में। क्यों? ग्रुप प्रेशर की वजह से। भाई अगर ये चीज हमने नहीं की तो लोग क्या कहेंगे? अब ये जो लोग हैं क्या कहेंगे, उनका कहना प्रेशर बन जाएगा हमारे लिए, और हम उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। ये हमारी सोच होती है जिसकी वजह से हम उस रेस में उन लोगों के साथ साथ भागे जा रहे होते हैं। तो बेटा कंफर्मिटी क्या है? एक तरह की रेस है जिसमें सारे भागे जा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सारे भाग रहे हैं, क्योंकि, और हर बंदा यही सोच रहा है क्योंकि सारे भाग रहे हैं इसलिए मैं भाग रहा हूं। ठीक है बेटा, तो इस एक कंफर्मिटी के एलिमेंट की वजह से मुआशरे में बहुत सारी अनडिजायरेबल चीजें भी पाई जाती हैं, जिनके पीछे इस चीज का एलिमेंट या इस चीज का प्रेशर पाया जाता है। तो बेटा कंफर्मिटी अच्छी चीज भी है, अच्छी चीजों, अगर अच्छा बिहेवियर होता है तो उसके लिए, अच्छी चीजों के लिए अच्छी चीज है कंफर्मिटी, ठीक है, लेकिन बुरी चीजों के लिए फिर ये कंफर्मिटी बुरी होती है, जैसा कि डाउरी का मिसाल दिया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और ये ट्रेंड पाया जाता है शहरों में, देर से सोना, ठीक है, देर से उठना दिन में। अब ये शहर का कल्चर बन चुका होता है। अब अगर कोई गांव वाला, कोई यानी नया गांव वाला बंदा कोई नया नया शहर में आके बसता है, ठीक है, अब वो गांव वाले तो यानी सुबह को फजर में उठते हैं। अब खास उसकी वाले जो होते हैं वो थोड़ा अजीब फील करते हैं, जो लोगों को बताते हैं हम फजर में उठते हैं, दूसरे लोग उनको कहते हैं अच्छा आप लोग इतना लेट जल्दी उठते हो, यानी वो थोड़ा उनको अजीब फील होता है। फिर उनके अंदर भी उस तरह की आदत पाई जाती है, लेट से सोना, लेट से उठना। क्यों? वो भी शहर के लोगों की तरह ही दिखना चाहते हैं, उनकी तरह ही वो बिहेव करना चाहते हैं। तो बेटा आज हम इस कंफर्मिटी के 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, वो सेशन नंबर 3 में हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी 1.5 मिनट रह गया है इस सेशन का, तो इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हम